नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खास रूप से देखेंगे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर उत्तर मुगल काल। तो इसका आधा पार्ट जो है प्रारंभिक मुगल काल वो मध्यकालीन से संबंधित है और इसका आधा पार्ट उत्तर मुगल काल जो है आधुनिक भारत से संबंधित है। तो हमारा आधुनिक भारत का जो सीरीज चल रहा है जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन को समाप्त करके उत्तर मुगल काल पे हम लोग आ गए हैं और आज इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने पूरे प्रारंभिक मुगल काल के शासक और उत्तर मुगल काल के शासक में पूरे को एक ढंग से हम लोग याद कर लिए थे एक वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे उत्तर मुगल काल जिसमें हम लोग बहादुर शाह से लेके बहादुर शाह जफर कहें या बहादुर शाह द्वितीय तक के इतिहास को जानेंगे और उससे संबंधित सारे बातें को जानेंगे जो आधुनिक भारत में खास भूमिका निभाती है। यहाँ से प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। तो आप एक काम करिए, अपने सामने किसी भी बुक को, आपके पास जो ही बुक उपलब्ध हो उसको सामने में खोल लीजिए और उसके सहारा से जब हम वीडियो को बताएं, इसमें पढ़ाएं, तो उसको देखते हुए पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा और नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं अब। तो हम लोग का आज जो चैप्टर होगा वो होगा उत्तर मुगल काल। ठीक है, मुगल काल मतलब उत्तर मुगल काल से आप लोग को हम समझाए भी थे, अगर आप नए हैं तो समझ लीजिए कि औरंगजेब का जहाँ पे मृत्यु हो जाता है 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद को काल को हम लोग उत्तर मुगल काल कहते हैं। पूरे मुगल वंशज में 1707 के इतिहास के बाद, 1707 का जो इतिहास है उसके बाद के काल को उत्तर मुगल काल और यहाँ पे 1857 तक के काल को उत्तर मुगल काल कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं और यहाँ पे इसका देख सकते हैं आप इस भी 1707 से लेकर के 1857 तक इसको पढ़ना है। और आइए बहुत ही आसान भाषा में और इसी वीडियो में इसको हम याद करते हैं। कहीं भी कोई कठिन बातें नहीं है, आराम से आप लोग को याद हो जाएगी। बस बने रहिएगा पूरे वीडियो में और आराम से इस वीडियो को देखते रहिए, देखते देखते याद हो जाएगा सब चीज़। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग। सबसे पहला शासक जो उत्तर मुगल काल से संबंधित है, आप लोग को पता भी होगा, बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम जिसका शासनकाल हम औरंगजेब के बाद देखेंगे, मतलब कि 1707 से लेकर 1712 तक का इतिहास, 5 वर्षों का इतिहास किसका रहा है? तो बहादुर शाह प्रथम का रहा। तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं और आप लोग के नोट्स के तरह भी हम तैयार कर दिए हैं इसको। तो एक काम आप लोग करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए ताकि इस पे हम कुछ लिख देंगे बाद में तो दिक्कत होगा। एक स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से इसका ले लीजिए ताकि साफ सुथरा स्क्रीनशॉट रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बहादुर शाह से संबंधित जानकारी जो है छोटा सा देख लीजिए आप लोग यहाँ पे कि बहादुर शाह का बचपन का नाम क्या था, मतलब मूल नाम कहें या बचपन का नाम कहें। तो इसका बचपन का नाम जो था मुअज्जम के नाम से इसको जाना जाता है। इतिहास में हम इसे मूल नाम अगर पूछे तो मुअज्जम इसका नाम था। तो कभी कभी आपको परीक्षा मुअज्जम के नाम से भी इसको दिया जा सकता है। और इसका उपाधि हम देख लें तो शाह बेखबर या शाह आलम की उपाधि, 2 उपाधि था इसका। इसको हम लोग खास रूप से शाह बेखबर के नाम से जानते हैं, लेकिन एक उपाधि जो शाह आलम का भी ये धारण किया था बहादुर शाह ने। तो ध्यान रखिएगा, शाह बेखबर या शाह आलम, और बहादुर शाह नाम से ये गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो यहाँ 1707 से लेकर 1712 देख लिए। और इसके बारे में कहा जाता है इतिहास में कि ये एक सहिष्णु शासक था। सहिष्णु कहने का अर्थ कि ये धार्मिक मामलों में काफ़ी अच्छा शासक था। ये अपने पिता के जैसा नहीं था। बता दें आपके कि औरंगजेब के करीब करीब 5 पुत्र थे, लेकिन मेन रूप से 3 पुत्र के बीच जो है उत्तराधिकार का युद्ध देखने को मिला। तो वो 2 पुत्र को पराजित करके बहादुर शाह गद्दी पर बैठा था। लेकिन इसका जो नीति था वो अपने पिता के थोड़ा सा विपरीत था। इसके पिता जहाँ इतिहास में असहिष्णु शासक के तौर पे जाने जाते हैं, मतलब उनका धार्मिक नीति कुछ अच्छा नहीं था। औरंगजेब के बारे में बोल रहे हैं, उनका धार्मिक नीति अच्छा नहीं था। वो एक कट्टर मुसलमान के तौर पर भी उभरे थे और उनको कहा जाता है कि एक रूढ़िवादी शासक थे। तो उनका धार्मिक नीति के कारण जो है मुगलों का पतन भी माना जाता है उनके धार्मिक नीति के चलते। तो यहाँ पे हम देखेंगे बहादुर शाह का जो धार्मिक नीति उतना खराब नहीं था। इसके समय में जो सिख थे, राजपूत थे, मराठा थे, ये सबसे अच्छे संबंध इनके बन चुके थे, जो कि औरंगजेब में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी समझेंगे कि इसको एक सहिष्णु शासक, ध्यान रखिएगा इस शब्द को भी याद रखिएगा, सहिष्णु शासक के रूप में जाना जाता है। चलिए ये बातें हो गई किससे संबंधित? बहादुर शाह से संबंधित बातें खत्म। तो इसको याद हो गया आप लोग को। अब चलिए हम लोग दूसरे शासक की ओर चलते हैं। पूरे 11 शासक होंगे इसमें। तो दूसरे शासक जहांदार शाह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जहांदार शाह का जो इतिहास शुरू होता है वो 1712 से लेकर 1713, मतलब करीब 1 से 2 वर्ष का इसका इतिहास रहता है जहांदार शाह का। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखिए आपको तो पहले भी हम बता चुके हैं कि उत्तर मुगल काल में जितने भी शासक आए वो अपने पतन की ओर लेते चल गए। पूरे उत्तर मुगल काल को, मतलब मुगल काल को पतन की ओर लेते चल गए। तो यहीं पे हम लोग देखेंगे कि उसके बाद जो शासक आए जहांदार शाह,
इसको किताब में भी आप देखते रहिएगा ताकि ज़्यादा समझ में आए। जिसका 1712 से लेकर 1713 है, तो इसका उपनाम अगर पूछे कि इसका उपनाम किस नाम से जानते हैं, तो लंपट मूर्ख क्वेश्चन आ सकता है कि लंपट मूर्ख के नाम से इतिहास में हम किसे जानते हैं, तो जहांदार शाह को। एक समझदार होता है, ये जहांदार है, तो समझदार हो गया, जहांदार जो हो गए लंपट मूर्ख हो गए, ठीक है, लंपट मूर्ख। और इसको अयोग्य शासक कहा जाता है क्योंकि ये भोग विलास की वस्तु में अपने जीवन व्यतीत कर दिए और अपने जीवन में अच्छे से शासन नहीं कर पाए। और इनके जीवन में देखा जा सकता है कि इसका जो शासन प्रशासन था वो जुल्फिकार खां, जो कि एक वजीर के रूप में काम कर रहा था, उसके बाद ये उसका पूरा शासन प्रशासन यही देखने लगा था, मतलब पूरा सत्ता इसी के हाथ में आ गया था। कौन था वो? जुल्फिकार खां, जो कि एक अमीर घराने से संबंधित था। तो इन्हीं के हाथ में जो है पूरा शासन प्रशासन आ गया था क्योंकि ये भोग विलास की वस्तुओं में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। इसका उतना अच्छा शासक ये नहीं माना जाता। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो वजीर के रूप में काम कर रहा था किसके शासनकाल में, तो जहांदार शाह के शासनकाल में, जिसको हम लोग लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दो शासक के हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग चलिए तीसरे शासक के संबंध में पढ़ते हैं। तीसरा शासक हमारा होगा फर्रुखसियर, और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट शासक होंगे उसको हम VVI आपको अंतिम में कर देंगे ताकि एग्जाम में वहाँ से बराबर प्रश्न देखे जा सकते हैं, तो तैयारी आपका अच्छा हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो फर्रुखसियर जो है इसको VVI आप लोग रखिएगा, ये VVI है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो फर्रुखसियर के बारे में क्या कहा जाता है, आप लोग बताए भी थे हम पिछले क्लास में कि फर्रुखसियर को हम लोग घृणित कायर के रूप में जानते हैं। इसको हम लोग घृणित कायर, हो सकता है तो आप लोग नोट्स में भी अपना लिखते चलिएगा ये सब बात ताकि आगे जाके काम दे। तो इसमें हम लोग हिंट्स के तौर पर लिखे हुए हैं सब बात, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, वही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फर्रुखसियर को हम लोग घृणित कायर के रूप से जानते हैं और इसका शासनकाल जो देखेंगे हम लोग 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक करीब करीब 7 वर्षों का शासनकाल रहा इसका। और यहाँ पे देखेंगे इसके शासनकाल में सैयद बंधुओं का काफी योगदान रहा। मतलब कि सैयद बंधु कौन थे, ये नया नाम है। तो सैयद बंधु को हम लोग इतिहास में शासक निर्माता के तौर पर जानते हैं, मतलब किंग मेकर थे ये बनते, खुद किंग नहीं बनते थे, खुद शासन नहीं करते थे, करवाते थे शासन, शासक को बनाते थे ये। इसीलिए पूछा जाए आपसे कि इतिहास में शासक निर्माता के तौर पर किसे जाना जाता है, तो सैयद बंधुओं को, जिसमें दो लोगों का नाम आता है, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। दो भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, सैयद बंधु में उनका नाम आता है। तो यही सैयद बंधु के जो सहयोग से है ये फर्रुखसियर को बनाया गया था शासक, ठीक है, क्योंकि ये कमजोर शासक था लेकिन इसका सहयोग मिला तो ये शासक के तौर पे उभरा था। और कहा जाए कि ये सैयद बंधुओं के द्वारा जो है जहांदार शाह की हत्या करके फर्रुखसियर को शासक बनाया गया था, जो 1713 से लेकर 1719 तक देखा जाता है। और फिर बताया गया कि कुछ विवाद इसके बीच हो गया था, तो देखेंगे आगे सहयोग से बनाया गया शासक। और यहाँ पे देखेंगे फर्रुखसियर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कि 1717 ईस्वी में आप लोग को हम बताए भी थे, जब हम यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा सुनहरा फरमान जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था सुनहरा फरमान। तो उसमें क्या था कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जैसा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र पर जो है, मुंबई वाले क्षेत्र पर फ्री में व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। ये बहुत बड़ा बदलाव था। तो इसको दिया गया था कब, फर्रुखसियर के काल में। तो वही आप लोग याद रखना है कि 1717 देखिए ये याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है, क्योंकि अगर आपको याद रहेगा 1713 से 1719 तक किसका शासन रहा है, तो 1717 देख के आप बता दीजिएगा कि उस समय फर्रुखसियर का शासन था, जिसको हम लोग घृणित कायर के रूप में जानते हैं। तो उस समय सुनहरा फरमान दिया गया था अंग्रेजों को, जिसमें फ्री व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। बहुत बड़ा, इसको हम लोग अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा फिर इससे संबंधित बात। अब यहाँ बात आता है बंदा बहादुर को फांसी भी दिया गया। तो बंदा बहादुर यहाँ संबंध है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जब मुगल वंश चल रहा था उसके साथ साथ और भी कई वंशज चल रहे थे, ठीक है। तो आपको बताया हम कि इसकी जो सहिष्णु नीति थी, धार्मिक नीति थी, यहाँ से बहादुर शाह से औरंगजेब में खराब थी, लेकिन धार्मिक नीति मतलब और धर्म के प्रति इसके जो विचार थे वो अच्छे थे। तो यहाँ पर जो है सिख के प्रति उस समय गुरु गोविंद सिंह का शासन था सिख में, तो उससे अच्छे संबंध थे। लेकिन संबंध तब बिगड़ते हैं जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनका शासन जो है बंदा बहादुर के हाथ में आ जाता है। तो बंदा बहादुर कुछ अपने मन से काम करते थे, इसलिए उनके और मुगल शासक के बीच कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। तो फर्रुखसियर के समय में संबंध और बिगड़ चुके थे। तो यही देखा जाता है फर्रुखसियर के संबंध में कि बंदा बहादुर को जो है फांसी दे दिया गया था। कब, 1716 ईस्वी में। तो 1716 में दिया गया। तो किसका शासनकाल था, फर्रुखसियर का शासनकाल था। एक एक चीज को आप रिलेट करके पढ़ते चलिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, और बुक से भी पढ़ते चलिए। तो
तो यहाँ हमने देखा 1716 में बंदा बहादुर को फांसी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक और बात है कि सैयद बंधुओं के द्वारा, मतलब अब्दुल्ला खां और हुसैन खां के द्वारा ही जो है फर्रुखसियर की हत्या करवा दी गई साजिश के द्वारा। बताइए कि यही उसको शासक भी बनाया और इन्हीं के द्वारा उनका हत्या भी करवा दिया गया, और उनके द्वारा फिर अपने से शासन नहीं किया गया, फिर दो ऐसे शासक चुने गए जो कमजोर थे। देखिए आप, दो कौन शासक थे, तो आपको पता भी होगा कि रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला। इसके बारे में भी कल बताए थे आपको जब हम पूरा याद करवा रहे थे शासक तब। तो रफ़ी उद दर्जात के बारे में क्या है, तो इस किसके द्वारा बनाए गए, ये तीनों शासक किसके द्वारा बनाए गए, सैयद बंधुओं के द्वारा, इसीलिए उसको किंग मेकर कहा जाता है। याद हो गया। तो रफ़ी उद दर्जात, जो कि इसका शासनकाल अगर आप लिखना चाहें तो इनका शासनकाल था फरवरी से लेकर जून तक। रफ़ी उद दर्जात जो कि मुगल वंश में सबसे छोटा शासनकाल अगर बोले तो इन्हीं का था, रफ़ी उद दर्जात, जो कि बनाए गए थे सैयद बंधुओं के द्वारा। तो इनका शासनकाल फरवरी से लेकर जून, और उसके बाद ठीक इसके बाद इसकी जब मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण, तो फिर रफ़ी उद दर्जात के बाद जो शासक आते हैं वो रफ़ी उद दौला के नाम से आते हैं। तो इन दोनों का शासनकाल 1719 में खत्म हो जाता है। एक ही वर्ष में दो शासन देखे जाते हैं, जिसमें से रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला। तो ये जून में मर गए, फरवरी में आए, जून में गए, और ये फिर जून में आते हैं, फिर इनका शासनकाल सितंबर तक चलता है, ये दोनों खत्म हो जाते हैं। तो ये दोनों किसके द्वारा बनाए गए, किंग मेकर सैयद बंधुओं के द्वारा। तो इनका इतिहास देख लिए, 1719 में दोनों खत्म। अब यहाँ पे देखिएगा इंटरेस्टिंग पॉइंट और टर्निंग पॉइंट क्या आता है, वो जो सैयद बंधुओं का इतिहास अभी तक चल रहा था और सैयद बंधु किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पे उनका इतिहास परिवर्तन होगा। और अब हम लोग देखेंगे मुगल वंश के अगले शासक जो कि मोहम्मद शाह। अभी तक हमने क्या पढ़ा, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौलत। कितने शासक हो गए, 1 2 3 4 5, 5 के बारे में पढ़ लिए हम लोग। अब पढ़ेंगे छठे के बारे में जो हो गए मोहम्मद शाह। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको VVI कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको याद करिएगा। मोहम्मद शाह में क्या देखेंगे हम लोग, इनका शासनकाल 1719 से लेकर 48 तक, 1748 तक, काफी लंबा शासनकाल रहा। तो लंबी बातें भी इसमें होगी जो याद करना जरूरी होगा आपको। तो यहाँ पे देखें कि रफ़ी उद दौला मर चुके हैं, अब जो शासन होगा तो इनके द्वारा फिर से बनाया गया मोहम्मद शाह को किंग मेकर सैयद बंधुओं के द्वारा अगला शासक बनाया गया। जब ये सब मर गए तो बनाया गया मोहम्मद शाह को। लेकिन मोहम्मद शाह को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये किंग मेकर जो हैं, सैयद बंधु जो हैं, ये क्या करते हैं कि पहले तो बना देते हैं और फिर मार के किसी और शासक को चुन के फिर उसको बना देते हैं। तो इसके द्वारा कड़ा साजिश से क्या किया गया कि उन सैयद बंधुओं का ही खात्मा कर दिया गया, जो देखेंगे हम इसमें। तो इनका जो उपनाम है, सबसे पहले उपनाम याद रखिए, मोहम्मद शाह। इनको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से भी इतिहास में जानते हैं। क्या समझे, रंगीला बादशाह के नाम से हम इतिहास में किसे जानते हैं, तो मोहम्मद शाह को जानते हैं, रंगीला बादशाह, जिनका इतिहास 1719 से लेकर 1748 तक रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सैयद बंधुओं का अंत हो गया। क्वेश्चन आएगा कि सैयद बंधुओं का अंत किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, तो किसके शासनकाल के दौरान, सैयद बंधुओं का अंत हुआ था मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है। बताया आपको कैसे हुआ था कि साजिश के दौरान इनको लगा कि अब हमको ही मार के किसी और को शासक बना देगा, तो उससे पहले हम ही इसको मार देते हैं ताकि मेरा काम क्लियर हो जाए और आगे हम बहुत दिन तक शासन कर पाए। जो देखा भी गया कि देख लीजिए 1719 से लेकर 1748 तक शासन किए ये। ठीक है। तो सैयद बंधुओं का अंत देख लिया आप लोग, इंपॉर्टेंट है, पूरा VVI लिख दिया, मतलब टोटल इंपॉर्टेंट है। और आगे देखिएगा आप लोग, अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और हैदराबाद जैसे क्षेत्रों को स्वतंत्र कर दिया गया, मतलब स्वतंत्र खुद हो गए। यहाँ पे आप लोग को समझना है एक बात जो कि कॉन्सेप्ट है, अगर ये भारत है, ठीक है, तो यही चीज़ आप लोग को हमको समझाना भी है। अगर ये भारत है तो भारत में जब मुगल वंश का शासन था दिल्ली पर, मतलब दिल्ली वाले एरिया में पूरे में मुगल वंश का शासन था, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे भारत में सिर्फ मुगल वंश ही शासन कर रहे थे, ऐसा नहीं है। जगह जगह और भी कई वंश, जैसे मराठा देखेंगे आप लोग, राजपूत देखेंगे, उसके बाद यहाँ बंगाल पर भी शासन था, तो बहुत से सिख का भी शासन था। तो बहुत से ऐसे शासन थे जो उस समय चल रहे थे, समकालीन शासन उसी को बोलते हैं। एक तरफ दूसरा शासन का चल रहा हो, दूसरा शासक शासन कर रहा हो, और एक तरफ दूसरे शासन कर रहे हो, तो इसी को बोलते हैं समकालीन। तो बहुत सारे ऐसे शासक थे जो समकालीन चल रहे थे, तो उसी समय सिख भी था, मराठा भी था, राजपूत भी थे, है ना, तो इस सब के वंश थे। तो वहीं पर देखा जाता है कि उस समय छोटे छोटे ऐसे क्षेत्र जो कि बड़े मतलब लेवल पर फेमस थे, तो वो क्या होते गए, जब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग मुगल वंश कमजोर होते जा रहे हैं, अपनी शक्तियों को खोते जा रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, तो उस समय छोटे राजवंश जो कि कम एरिया में थे, तो वो अपने आप को स्वतंत्र करने का घोषित करते हैं। मतलब
स्वतंत्र का मतलब कि हम अब मुगल के कब्जे में नहीं रहेंगे, हमको स्वतंत्र करो, हम खुद से शासन करेंगे। अब मुगल में इतनी क्षमता कहाँ रह गई है कि हम पे वो शासन करे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे हम लोग कि अवध जो कि उत्तर प्रदेश वाले एरिया में था, यहाँ पे था, उसको बंगाल का जो क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसको बिहार का क्षेत्र, वही बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों एक ही था उस समय, बिहार उड़ीसा वाले क्षेत्र जो है स्वतंत्र हो चुके थे। हैदराबाद भी स्वतंत्र हो चुका था। तो अपने से शासन, वहां पे खुद के शासक बोल दिए थे कि हम शासन करेंगे, मुगल के हम अधीन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ भी रहे होंगे आप। तो यह ध्यान रखिएगा कि यहीं से जो है हम लोग पढ़ेंगे अब अलग अलग कि छोटे छोटे जो राजवंश उत्पन्न हुए भारत में, तो उनके बारे में अलग वीडियो हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहीं से क्लियर होता है वो स्वतंत्र होते गए किसके शासनकाल में। तो पूछा जाएगा आपको कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हैदराबाद को स्वतंत्र किया गया था, स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास में पूछा गया है, जो कि आप प्रीवियस ईयर उठाइएगा तो किसी भी एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर एग्जाम में पूछा था, किसी भी एग्जाम में आप दीजिएगा तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो वहाँ पे देखेंगे 1739 का जो ईस्वी था वो बहुत ही महत्वपूर्ण ईस्वी था। उस समय क्या हुआ था कि यहाँ से फिर से जो है गद्दी छोड़ने पर मजबूर हो गए थे मुगल शासक मोहम्मद शाह, जिनको हम रंगीला बादशाह के तौर पे जानते हैं। उस समय हुआ था नादिर शाह का आगमन। तो नादिर शाह कौन है? तो ये फारस का शासक था। ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह का आगमन 1739 में भारत के दिल्ली पर हुआ था, जिस समय कौन शासन पर बैठे हुए थे? मुगल वंश के शासक मोहम्मद शाह का शासन था। तो 1719 से लेकर 1748 और कब हुआ आक्रमण? 1739 में। तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ। उसमें हुआ ये कि वाते के साथ इतने कत्लेआम मचाए पूरे दिल्ली में, बहुत सारा कृषि में भी घटा दिए, बहुत सारा जो है सैनिकों को भी मारे, बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचाए। और उसके बाद उनका उद्देश्य था शासन करना, उनका उद्देश्य नहीं था भारत पे, उनका उद्देश्य ही था कि हमें धन प्राप्ति लूट करके यहाँ से कुछ ले जाना है, क्योंकि वो सुने थे कि भारत में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा धन है, वहाँ के शासक बहुत अमीर हैं, मुगल शासक। तो अब वो भी ये भी जान रहे थे कि उस समय तक मुगल शासक जो है कमजोर हो चुके हैं, उत्तर मुगल काल चल रहा है, किसी में दम नहीं है, तो चलो लूट के आते हैं। आए, दिल्ली पर अधिकार किए और थोड़े दिन ही रहे, लगभग 57 दिन तक वो दिल्ली में रहे थे। और उस समय तक बहुत चीज़ें लूट के ले गए, जैसे कि पूछता है एग्जाम में कि जब नादिर शाह के द्वारा क्या क्या लूटा गया था। तो सबसे फेमस चीज़ जो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था, तख्ते ताउस, जिसको हम मयूर सिंहासन बोलते हैं, वो एक सिंहासन था। मुगलों के जितने भी राजा थे, जितने भी शासक थे, वो उस पर बैठते थे। उसमें लगा हुआ था कोहिनूर हीरा, जैसे वो कुर्सी था ना, कुर्सी के ऊपर में लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। तो पूरा तख्ते ताउस को लेकर चल गया था, काफ़ी महंगा था, वो बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। और ये बैठे हुए थे कौन? मोहम्मद शाह बैठे हुए थे, लूट के लेके गया। और बहुत सारे रुपए भी लूट के लेके गए। और कहा जाता है कि इनके समय में जो है इनको दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो कहा कि जल्द भागिए दिल्ली से, और भाग भी गए थे। जब नादिर शाह गया तो फिर से इनको दिल्ली पर अधिकार करने का मौका मिला। तो इस तरह का जो है देखा जाता है कि इतने कमजोर हो चुके थे शासक उस समय कि कोई भी आके हमला करके इनको हटा सकता था, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था। तो 1739 में। नादिर शाह कौन था? तो फारस मतलब ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे अहमद शाह की ओर। अगला शासक हमारा होगा अहमद शाह। मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे अहमद शाह। देखिए नाम आप लोग को हम कल ही याद करा दिए, इसलिए नाम पर हम उतना जोर नहीं देंगे। इस भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है ताकि उससे संबंधित बातें आपको याद हो, ठीक। अहमद शाह का जो काल है 1748 से लेकर 1754 तक, क्योंकि 1748 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1748 से लेकर 1754 तक काफी कम दिन तक इनका शासन रहा। और इनके शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात देखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ कि 1748 में अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण हुआ भारत पे। पूछता है ये आक्रमण जो था असफल रहा, लेकिन पहला आक्रमण अहमद शाह अब्दाली। ऐसा नहीं है कि ये अहमद शाह एक है। ये अहमद शाह तो मुगल वंश के शासक हैं, और ये अहमद शाह अब्दाली जो हैं, अभी जो ईरान का नेपोलियन देखे आप, नादिर शाह इसका प्रमुख सेनापति था ये। और इनके जब मृत्यु हो गई थी नादिर शाह की, तो उसके बाद इसको ही पता चला अहमद शाह को कि भारत में और भी धन बचा हुआ, चलो हम कुछ लूट के ले आते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे सेनापति थे। तो इनके द्वारा जो है क्या किया गया कि भारत पे आक्रमण किया गया। और वो पहला आक्रमण था जो कि पंजाब वाले क्षेत्र पे किया गया था, लेकिन असफल रहा। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि पहला आक्रमण के रूप में पूछा जाता है कि अहमद शाह का जो पहला आक्रमण हुआ था किसके शासन काल में हुआ था। तो अहमद शाह के शासन काल में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली, ठीक। तो याद हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह तो हुआ था, ठीक है। अब इससे संबंधित बातें हम लोग देख लिए।
यहाँ तक हो गया खत्म। अब हम लोग आते हैं आगे के शासक, मतलब यहाँ तक है मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय के बारे में देखते हैं, जिनका शासनकाल जो है 1754 से लेकर 1758 ईस्वी तक रहा, मतलब कि 4 साल का शासनकाल इसका देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे खास करके कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग VVI कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आए हैं एग्जाम में। तो आलमगीर द्वितीय से संबंधित बातें हैं कि प्लासी के युद्ध 1757 के समय मुगल सम्राट यही थे। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था बताइए आप लोग अगर जानते होंगे तो। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो क्लाइव कर रहे थे, है ना, क्लाइव। तो उनके बीच हुआ था जिसमें क्लाइव की जीत हुई थी, मतलब अंग्रेजियों की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला का हार हो चुका था। तो यहाँ पे उस समय शासक कौन थे? 1757 में शासक कौन थे ये पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल वंश के कौन से शासक उस समय वर्तमान में थे, ठीक है। तो कौन से थे? आलमगीर द्वितीय का शासन था 1754 से लेकर 1758 तक। कब युद्ध हुआ था? तो 1757 में। क्लियर हो गया यहाँ से बात? आलमगीर द्वितीय खत्म। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, इनसे भी संबंधित कुछ बात है तो इनको भी आप VVI कर लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। शाह आलम द्वितीय का अगर काल देखना चाहें तो 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक काफी लंबा कार्यकाल रहा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। देखिए काफी फेमस युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, जो किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे जो है इसके शासनकाल में पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, बताइए पानीपत का तृतीय युद्ध कहाँ हुआ था? तो पानीपत में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पे जो था अहमद शाह अब्दाली, यही अहमद शाह अब्दाली, ये आक्रमण भारत पे 7 बार किया था। तो पहला बार तो असफल हो गया, लेकिन उसका फिर सफल कब हुआ? तो 1761 में जब वो आक्रमण किया तो मराठा के विरुद्ध किया था। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली एक तरफ से फारस की सेना और एक तरफ से मराठा की सेना। और बता दें आपको कि जिस समय भारत पर मराठा का शासन था, दक्षिण भारत पर, तो उनको लग रहा था कि अब कुछ दिन में ही हम पूरे भारत पे शासन करेंगे, क्योंकि उस समय तक अहमद शाह अब्दाली का युद्ध नहीं हुआ था, ये 1761 का युद्ध नहीं हुआ था पानीपत का। तो उनको लग रहा था कि हम शासन करेंगे, लेकिन जैसे ही भारत में ये अहमद शाह अब्दाली का युद्ध होता है पानीपत में मराठा के साथ, मराठा को काफी बुरी तरह से पराजित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। और उसी समय यह कन्फर्म हो जाता है कि मराठा भारत की शक्ति नहीं बन सकते हैं, वहीं से उसका साम्राज्य जो है समाप्त कर दिया जाता है मराठा का, ये गिर जाता है नीचे, ठीक है। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ 1761 में हुआ था। तो ये खास करके हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ये सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे। प्लासी के युद्ध को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखिए बक्सर का युद्ध है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे काफी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो क्या देखें आप लोग, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके समय हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय के समय हुआ था, ठीक। तो 1761 नहीं याद रखना आप लोग को, 1759 और 1806 याद रखिएगा, तो अपने आप ये बैठा लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए कि बक्सर का युद्ध हुआ, ये भी काफ़ी फेमस युद्ध है, इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस युद्ध है ये सब। पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो पढ़ेंगे इसके बारे में, टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यहाँ भी ये हुआ कि अब तो अंग्रेज इस तरह से इस युद्ध में जीते थे कि अब ऐसा लगने लगा था कि पूरे भारत पर अंग्रेज का शासन हो जाएगा। हुआ क्या था कि एक तरफ से बंगाल के नवाब, एक तरफ से मीर कासिम थे उस समय बंगाल के नवाब, एक तरफ से अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, एक तरफ से फिर शाह आलम द्वितीय, मतलब कि तीनों एक साथ, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला, तीनों नवाब, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और यहाँ पे मुगल शासक के नवाब जो थे शाह आलम द्वितीय, तीनों एक तरफ से थे। और एक तरफ से अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो का जो रहा नेतृत्व किए थे वो अपने सेना का। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक तरफ से अंग्रेज और एक तरफ से तीनों का जब युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ, अंग्रेज फिर से वहाँ पे जीत हासिल किए और वहाँ पे तीनों को हरा दिए एक साथ। सोच लिए कि बंगाल का क्षेत्र से नवाब जो आए उनको हरा दिए, अवध के क्षेत्र से जो नवाब आए उनको हरा दिए, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हरा दिए। तो मतलब कि अब भारत में रहा कौन? तब अंग्रेज को लगने लगा कि अब सिर्फ अंग्रेजी सत्ता ही भारत पर कायम रहेगी, मेरे ही में शक्ति है कि भारत पर शासन किया जाए। और वहीं से इसका इतिहास भी बदल जाता है अंग्रेज का और करने लगते हैं शासन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि इलाहाबाद की संधि भी हुई थी 1765 में, 1764 में युद्ध हुआ, उसके बाद इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। तो पढ़ेंगे हम लोग आगे उसको। तो बक्सर का युद्ध देख लिया आप लोग किसके समय में? शाह आलम द्वितीय के समय में, जिसमें अंग्रेज ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जीत हासिल किया था हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। चलिए अब हम लोग आगे के शासक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब बात आप नोट भी करते चल रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। शाह आलम द्वितीय के बाद जो है अकबर द्वितीय। द्वितीय कहाँ शुरू हुआ? यहाँ से
आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। यहाँ पे खत्म हो जाएगा इतिहास। अब देखिए कुछ और है, तो यहाँ के बाद जो है बहुत सारा इतिहास एकदम अब डाउन हो चुका था। किसका? मुगल वंश का जो यहाँ पे शक्ति था बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था, क्योंकि हारते जा रहे थे, यहाँ भी हारे वहाँ भी हारे। तो फिर अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय जो है मात्र नाम मात्र के शासक बचे हुए थे और जाकर फिर इतिहास उनका खत्म हो जाता है। तो अकबर द्वितीय का संबंध 1806 से लेकर 1837 तक है, 1806 से 1837 तक। तो इसमें क्या बातें हैं जो देखेंगे हम लोग, दो बातें इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि आता है एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है ये, इसको याद भी आप लोग को होगा कि राजा राम मोहन राय कौन थे। तो सती प्रथा पर 1829 में इन्होंने रोक लगाया था और ये काफ़ी समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का नाम राजा राम मोहन राय नहीं था, सिर्फ राम मोहन राय था। तो इनको राजा की उपाधि किसने दी? राजा की उपाधि, तो इसको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। तो राजा में देखिए दो शब्द है, एक दो, तो अकबर द्वितीय ने इसको उपाधि, क्योंकि अकबर का जब नाम आएगा तो अकबर तो बहुत पहले हैं, वो प्राचीन मतलब कि प्रारंभिक मुगल काल में पढ़ने हैं। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा, दो शब्द, एक दो दिया गया था राजा राम मोहन राय को, ठीक है। तो यहाँ हो गया, प्रदान किया गया। अब देखिए इससे संबंधित दूसरा बात जो है कि इसके समय में मुगलों के सिक्के चलने बंद हो गए थे। देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे बेस थी और कितना ज़्यादा यहाँ पे मुगल का पतन, आप लोग समझ भी रहे होंगे कि मुगलों का सिक्का अभी तक चल रहा था, मुगल के खुद के सिक्के चलते थे, वो चलने बंद हो गए थे अकबर द्वितीय के शासनकाल में। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि मुगलों के सिक्के चलने किस मुगल शासन के समय बंद हो चुके थे? तो किसके समय देखें आप लोग? अकबर द्वितीय के समय ऐसा आ गया था समय कि सब चीज़ बंद होने वाला था, सब चीज़ खत्म होने वाला था। उसके बाद फिर से घीस तीर के एक शासक के तौर पे हम लोग देखेंगे कि बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से हम लोग जानते हैं इसको इतिहास में। तो इससे संबंधित बात जो है कि अंतिम मुगल बादशाह, यहाँ पे हो गया अंतिम, इसका अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जिसका शासनकाल 1837 से लेकर 1857 की क्रांति तक था। तो इसका उपनाम हम लोग देखेंगे जफर, इसका उपनाम था जफर, बहादुर शाह द्वितीय कहिए। बहादुर शाह देखिए, एक बहादुर शाह यहाँ प्रथम और एक बहादुर शाह यहाँ द्वितीय, तो ये जफर भी द्वितीय भी, ठीक है, उपनाम था इसका। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण इनको बंदी बना लिया गया, किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा। तो ये 1857 की क्रांति में जो है नेतृत्व करने लगे थे अपने ओर से। तो इनको क्या किया गया था कि अंग्रेजी सेना द्वारा कहा गया कि ज़्यादा आप उड़िए मत, आपके पास अब कोई शक्ति बचा नहीं हुआ है। कैद करके जो है इनको रंगून भेज दिया गया, जो कि म्यांमार में है वर्तमान में। तो वहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया और 5 साल बाद कहें तो 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु वहीं पे रंगून में ही हो गई थी, बाहर में। तो 5 साल बाद 1862 में मृत्यु हो गई। और उसके बाद हम लोग सबसे अंतिम में सबसे इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, जब मृत्यु हो गई इनकी तो उसके बाद भी इतिहास खत्म नहीं हुआ मुगल का, क्योंकि अभी तक कानूनी रूप से खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य कब समाप्त हुआ। तो महारानी विक्टोरिया, उस समय इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन के महारानी जो थी, महारानी विक्टोरिया थी, तो उनके घोषणा पत्र के द्वारा 1 नवंबर 1858 को, देख रहे हैं मृत्यु कब हुआ? वो शासक के द्वारा कब हटा दिए गए, रंगून कब भेज दिए गए? तो 1857 में। लेकिन घोषणा पत्र आया 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र आया महारानी विक्टोरिया का, और कहा गया कि अब जो है मुगल वंश के बाद कोई भी अब वंश नहीं चलेंगे, मुगल वंश समाप्त कर दिया जाएगा। अब इसके बाद कोई भी शासक नहीं बनेंगे, कोई भी क्षेत्र नहीं होगा, और जितना भी मुगल वंश का क्षेत्र है सब मेरा हो जाएगा, सब मेरा अधिकार होगा सब जगह। और यहीं के बाद जो है अंग्रेज का हम देखेंगे बहुत सारे चीज़, और छोटे छोटे राजवंश जो हैं उसके बारे में भी देखेंगे। और हम लोग बताया आपको कि बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सब बारे में भी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा और सारी जानकारी आप लोग को इसी वीडियो में याद हो चुकी होगी और समझ में भी आ गया होगा। तो अब करना कुछ नहीं, इसे जाके आपको क्वेश्चन बनाना है, ऑब्जेक्टिव बुक उठाइएगा, उससे संबंधित जितने भी उत्तर मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन है उसको बना के देखिएगा। आप लोग के क्वेश्चन जरूर बनेंगे और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। और यहीं तक रखते हैं वीडियो को। आप लोग रिवीजन इसका जरूर करिएगा, 1-2 बार वीडियो अगर नहीं समझ में आया होगा तो 1-2 बार और देखिएगा, सभी बातें आपको याद हो जाएगी। और आप कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में जाके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितनी बातें आपको समझ में आई। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे जाके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।